बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर सीरीज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में हाज़िर, आपका टीचर, आपका इंस्ट्रक्टर राना असद शहजाद अली। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 4 एडजस्टमेंट प्रोसेस से रेलेवेंट है। हम आज के लेक्चर में एडजस्टमेंट प्रोसेस की वजाहत करेंगे। ऑलरेडी हमने टाइम पीरियड अजम्पशन की वजाहत कर दी हुई है। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, पहले हम अपना टॉपिक का प्रीव्यू करते हैं कि हमने कौन कौन से इश्यूज़ को देखना है। ऑलरेडी हमने एडजस्टिंग द अकाउंट्स का टाइमिंग इशू डिस्कस कर लिया हुआ है। आज हम ये देखेंगे लेक्चर नंबर 10 पार्ट बी में कि एडजस्टमेंट एंट्रियाँ कितनी किस्म की होती हैं, इनको कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, और जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं एडजस्टमेंट प्रोसेस में, यानी एडजस्टमेंट एंट्रीज़ की टाइमिंग क्या होती है, टाइम पीरियड अजम्पशन इसके लिए लाजमी क्यों होती है, और इसको हम अपने दो टिपिकल एरियाज़ में तकसीम करते हैं तो वो कौन कौन से होंगे। तो आज का अगर हम ये अपना प्रीव्यू ऑफ चैप्टर देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो इश्यूज़ हैं। एक तो हमने बेसिक्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज़ को तकसीम किया है और इसकी डिटेल दी है, यानी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज़ फॉर डेफरल्स यानी ऐसी चीज़ें कि जिनको मुलतवी किया जाता है, और एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज़ फॉर अक्रूवल्स यानी डेफरल्स उन आइटम्स को कहा जाता है कि जिनको ऑलरेडी हम पे कर चुके होते हैं और इनकम की सूरत में हम उनको पहले ही वसूल कर चुके होते हैं, लेकिन उनकी जो एडजस्टमेंट होती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे पीरियड ऑफ बेनिफिट एक्सपायर होता चला जाता है वैसे वैसे हम अपने एसेट्स को डेप्रिसिएट करते चले जाते हैं या अपने एसेट्स को रिड्यूस करते चले जाते हैं। और बिल्कुल इसी तरह डेफरल आइटम्स में जो इनकम्स पहले ही वसूल हो चुकी होती हैं लेकिन वो हमारी लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं, उनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता इनकम में कन्वर्ट करते जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह जब हम एडजस्टिंग एंट्रीज़ फॉर अक्रूवल्स की बात करेंगे तो अक्रूवल्स ऐसी आइटम्स को कहा जाता है, ऐसे अखराजात या ऐसी इनकम को जो अभी आपको वसूल नहीं हुई होती, या ऐसे अखराजात का जिनको भी अदा नहीं किया होता। और फिर इसी तरह हम देखेंगे समरी ऑफ बेसिक रिलेशनशिप्स कि बेसिक रिलेशनशिप्स क्या इन दोनों के दरमियान में, इनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम आज का अपना जो प्रैक्टिकल टॉपिक है द बेसिक्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज, इसको शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 के जो लर्निंग आउटकम्स हैं एडजस्टिंग द अकाउंट्स, आज के टॉपिक में हमने जो चीज़ें शामिल की हैं स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो मैंने इस चैप्टर के जो टोटल लर्निंग आउटकम्स हैं वो 7 हैं। 7 में से आज के जो मैंने जिसको आज के लेक्चर 10B में मैंने डिस्कस करना है वो 4 हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6। यानी हम देखेंगे कि रीज़न्स फॉर एडजस्टमेंट एंट्रीज की वजूहात क्या हो सकती हैं, हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज़ क्यों करना पड़ती हैं, इसकी टाइमिंग क्या होती है। नंबर 4, आइडेंटिफाई द मेजर टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज़, एडजस्टिंग एंट्रीज़ की मेन इकसाम कौन सी होती हैं और उनकी वजूहात क्या होती हैं, और इसका टाइमिंग डिफरेंसेस भी देखेंगे। नंबर 5, प्रीपेयर एडजस्टिंग एंट्री फॉर द डेफरल्स, यानी जैसा कि मैंने लेक्चर के इंट्रो में स्टार्ट में आपको बताया
कि एडजस्टमेंट एंट्रीज दो किस्म की होती हैं अमूमी तौर पे, जिसमें हम डेफरल्स में दो सब डिवाइड करते हैं आगे चीज़ों में इसको, और इसी तरह फिर अक्रूवल्स की एंट्रियाँ की जाती हैं। तो ये तो हमारे हो गई आज की जो लर्निंग आउटकम्स हैं। अब हम टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा ओवरऑल जो इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है, जबकि आज का लेक्चर नंबर 10 बी का जो लर्निंग आउटकम वो फर्स्ट है, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर एडजस्टिंग एंट्रीज। हमें ये जानने की ज़रूरत है, ये देखने की ज़रूरत है कि एडजस्टमेंट एंट्रीज़ कब और क्यों करना पड़ती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज़ इस चीज़ को मुमकिन बनाती है, एंश्योर दैट रेवेन्यू रिकग्निशन एंड एक्सपेंस रिकग्निशन प्रिंसिपल्स आर फॉलोड। यानी एडजस्टमेंट प्रोसेस इस चीज़ को मुमकिन बनाता है और स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जानना ज़रूरी है कि रेवेन्यूज़ को रिकग्नाइज़ करना या एक्सपेंसेस को रिकग्नाइज़ करना ये वक्त की अहम ज़रूरत होती है, और अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशंस के तहत कोई एक्सपेंस या कोई रेवेन्यू जब किसी ख़ास पीरियड से रिलेट करता हो और वकूफ़ पज़ीर हो तो उसको उसी में रिकग्नाइज़ हो जाना चाहिए, चाहे वो वसूल हुआ हो या ना हुआ हो। मसलन अगर 5 तारीख को मेरी सैलरी ड्यू हो जाती है और मुझे वसूल करनी होती है, तो चाहे मुझे 5 तारीख को वो पैसे मिलें या ना मिलें, लेकिन मेरे अकाउंट्स में उनको प्रेजेंट कर देना चाहिए और उसको एक रिसीवेबल अमाउंट के तौर पे नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा टैक्स डिपार्टमेंट भी यही कहता है और अकाउंटिंग एग्जम्पशन भी यही हैं कि जब भी आपका कोई रेवेन्यू ड्यू हो जाता है, चाहे वसूल हुआ हो या ना हुआ हो, उसको हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। और बिल्कुल इसी तरह एक्सपेंसेस की भी यही नेचर होती है। मसलन मेरा घर का जो किराएदार है, फ़र्ज़ करें मेरा एक घर जो एक प्रॉपर्टी है वो मैंने रेंट पे दी हुई है, वो उसके किराएदार ने मुझे हर महीने की 10 तारीख को रेंट पे कर देना होता है। तो अब वो मुझे, चाहे अगर मैं अपने किराएदार के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो चाहे 10 तारीख को मुझे रेंट दे या ना दे, उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उस रेंट को प्रेजेंट कर देना होता है। तो नंबर 2, नेसेसरी बिकॉज ये ज़रूरी है द ट्रायल बैलेंस मे नॉट कंटेन अप टू डेट एंड कंप्लीट डेटा। यानी जब एक अकाउंटिंग पीरियड जिसको कि हमने तय किया हुआ हो, स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखने के लिए ज़रूरी है कि अकाउंटिंग पीरियड 1 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, और जैसे कंपनी की नॉर्म्स या उसकी जो रूटीन हो वो 1 साल का भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ याद रखने की है कि अकाउंटिंग पीरियड जो कि रिपोर्टिंग पीरियड भी कहलाता है वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं होता। तो जब हमें हर उस वक़्त एडजस्टमेंट एंट्री करने की ज़रूरत होती है जब एक आपका अकाउंटिंग पीरियड क्लोज़ हो जाए और आप अपने मेंटेन्ड रिकॉर्ड को चेक करें और स्टिल आपको पता चले कि कुछ आइटम्स ऐसी हैं कि जिनको अभी एडजस्ट करना ज़रूरी है, तो उनको एडजस्ट करने के लिए हमें एडजस्टमेंट प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। डेफिनेटली जब पीरियड एंड होगा और कुछ चीज़ें अभी एडजस्ट होने वाली हैं, तो फिर आपका वो जो ट्रायल बैलेंस है वो भी फाइनलाइज नहीं है। रिक्वायर्ड एवरी टाइम अ कंपनी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखें स्टूडेंट, वही ये पॉइंट आ गया कि जब भी कंपनीज अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगी, उनकी रिपोर्टिंग पीरियड जब ख़त्म होगा, यानी उन्होंने अपनी रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होगी कि जिनको हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का नाम देते हैं, तो उससे पहले आपको एडजस्टमेंट प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। नंबर 4, विल इंक्लूड 1 इनकम स्टेटमेंट एंड 1 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्टूडेंट्स के इल्म में ये चीज़ होनी चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमूमी तौर पे तो 4 होती हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम 2 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की बात करेंगे। जो एडवांस लेवल पे 2 और स्टेटमेंट्स बनती हैं कि जिनको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का नाम देते हैं, उसको भी फर्दर अगले चैप्टर्स में कहीं जाके हम देखेंगे। क्योंकि आज के लेक्चर का आउटकम हमने इनकम स्टेटमेंट का इफ़ेक्ट ज़रूर देखना है, क्योंकि हम एडजस्टमेंट प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो एडजस्टमेंट प्रोसेस के दौरान हमने ये चीज़ लाजमी इस चीज़ को यकीनी बनाना होता है कि कुछ आइटम्स ऐसी, यानी हमें रिव्यू करना पड़ता है अपने मेंटेन्ड अकाउंटिंग डेटा को और चेक करना पड़ता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनएडजस्टेड रह गई होती हैं
या कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं कि जिनको हम ड्यूरिंग द पीरियड रिकॉर्ड करना भूल गए होते हैं, उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। और कुछ आइटम्स ऐसी भी हो सकती हैं कि जिनके अमाउंट या जिनकी पोस्टिंग जो है वो गलत अमाउंट से हो गई होती है, यानी आपका एरर ऑफ कमीशन या एरर ऑफ प्रिंसिपल हो चुका होता है, तो हमें उस चीज़ को भी एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। और वैसे भी जब हमने किसी चीज़ को फाइनलाइज करना होता है तो फाइनलाइजेशन से पहले उसको एक दफ़ा देखना, उसकी एक्यूरेसी चेक करना और उसको फेयर रिप्रेजेंट करना वक्त की अहम ज़रूरत और लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज। अब स्टूडेंट जितना हमने अभी सीख लिया है इसी से रेलेवेंट एक छोटा सा एक एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने एडजस्टमेंट प्रोसेस के मतलब थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। एडजस्टिंग एंट्रीज़ आर मेड टू एंश्योर, यानी एडजस्टिंग एंट्रीज़ इसलिए पास की जाती हैं ताकि इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए। अब ये 4 ऑप्शंस हैं, आपने इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है। एक्सपेंसेस आर रिकग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड, ये स्टेटमेंट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। बी, रेवेन्यूज आर रिकग्नाइज आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच सर्विसेज आर परफॉर्म्ड, ये स्टेटमेंट बी अकाउंटिंग कन्वेंशंस को या अकाउंटिंग रूल्स को जो है वो सही साबित करती है। नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स हैव करेक्ट बैलेंसेस एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, ये भी सही है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि एक अकाउंटिंग पीरियड जब ख़त्म होता है तो फिर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए ज़रूरी होता है कि तमाम चीज़ों को अपने अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे लाजमी तौर पे एडजस्ट करके शो कर दिया जाए। और फोर्थ है ऑल द रिस्पॉन्सेज अबव आर करेक्ट, के ऊपर वाले तीनों ऑप्शन सही हैं। तो हमने इसमें से बेहतर जो चूज़ करना है, तो मेरी चॉइस है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 कि इसके अंदर दी हुई 4 की 4 स्टेटमेंट सब सही हैं और जो अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स हैं, अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं, उनकी ये वजाहत कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, जबकि ओवरऑल इस चैप्टर में हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 है, आइडेंटिफाई द मेजर टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज़। अब हमने इस चीज़ की वजाहत करनी है कि एडजस्टमेंट एंट्रीज़ कितनी किस्म की होती हैं। तो स्टूडेंट्स बुनियादी तौर पे हम अपने एडजस्टमेंट प्रोसेस को या एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले हिस्से को हम डेफरल्स का नाम देते हैं, यानी कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं कि जो पहले ही वकूफ़ पज़ीर हो चुकी होती हैं, कैश मूवमेंट हो चुकी होती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे उन आइटम्स का टाइम पीरियड एक्सपायर होता है वैसे वैसे हम उसके एडजस्टमेंट करते चले जाते हैं। इनको डेफरल्स का नाम दिया जाता है। डेफरल्स के अंदर 2 आइटम्स होती हैं, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस के ऐसे एक्सपेंसेस कि जिनको आपने असासे के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया हो, वक्त से पहले ही अदा कर दिया हो, और जैसे जैसे उनका पीरियड ऑफ बेनिफिट एक्सपायर होता चला जाता है वैसे वैसे ये प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं आपके असासे के तौर पर रिकॉर्ड हुए होते हैं, उनको हम एक्सपेंस आउट करते चले जाते हैं। और इसी तरह दूसरी आइटम जो डेफरल्स के अंदर आती है उसको हम अनअर्न्ड रेवेन्यू का नाम देते हैं, यानी ऐसे रेवेन्यूज़ जो अभी आपको अर्न ना हुए हों, चाहे आपने वो कैश की सूरत में ऑलरेडी वसूल कर लिए हों या एडवांस में वसूल कर लिए हों, लेकिन जैसे ही उसका पीरियड ऑफ सर्विस एक्सपायर होता है वैसे वैसे हम इनको अपनी इनकम में कन्वर्ट करते चले जाते हैं, जबकि हमारी जो लायबिलिटी यानी इस सूरत में कि हमने वो कैश पहले ही वसूल कर लिया होता है वो इनकम में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी लायबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस में जो आइटम्स हो सकती हैं इसके अंदर प्रीपेड रेंट हो सकता है, प्रीपेड इंश्योरेंस हो सकती है, या कोई भी गवर्नमेंट की जो लायबिलिटीज़ वक्त आने पे हमने अदा करनी हो तो उसको वक्त से पहले अदा कर दें तो वो भी हमारे जो हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी हमारे एसेट्स बन जाते हैं। जबकि अनअर्न्ड रेवेन्यू में अमूमी तौर पे जो क्लब्स या कोई इस तरह के ग्राउंड्स वगैरह वक्त से पहले ही अपनी इनकम वगैरह वसूल कर लेते हैं या सब्सक्रिप्शन की मद में पैसे वसूल कर लेते हैं, तो वक्त के साथ साथ आप उनको एडजस्ट करते हैं। इसी तरह एडजस्टमेंट एंट्री में जो दूसरी किस्म है उसको हम अक्रूवल्स का नाम देते हैं। अक्रूवल्स मीन
पेएबल्स या रिसीवेबल्स, यानी ऐसे अखराजात कि जिनको अभी आपने अदा ना किया हो लेकिन उनको आप उस पीरियड में रिकॉर्ड कर लेते हैं कि जिसमें वो वकूफ़ पज़ीर हुए होते हैं या एक्सपेंस आउट हुए होते हैं। तो प्रीपेड में अक्रूवल्स आइटम के अंदर पहली चीज़ है अक्रूड रेवेन्यू। रेवेन्यू फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड, यानी सर्विसेज आपने दे दी हैं बट नॉट येट रिसीव्ड इन कैश आर रिकॉर्डेड, लेकिन उसके अगेंस्ट जो आपको पैसे वसूल होने थे वो अभी वसूल नहीं हुए, उनको आपने एक रिसीवेबल के तौर पे रिकॉर्ड कर लेना है। इसी तरह दूसरी आइटम जो अक्रूवल्स के अंदर होती है उनको अक्रूड एक्सपेंसेस का नेम दिया जाता है, यानी ऐसे अखराजात जो अभी आपने अदा करने हों लेकिन चूंकि वो जिस पीरियड से रिलेट करते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यही हैं कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ जिस पीरियड से रिलेट करते हों उनको उसी पीरियड में रिकॉर्ड कर देना चाहिए, चाहे वो आपने अदा किए हों, चाहे वो आपने वसूल किए हों या ना किए हों। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी आसानी के लिए हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, जैसा कि याज़िकी एडवर्टाइजिंग है, ये एक कंपनी का मैंने ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है। इसमें इस ट्रायल बैलेंस के 3 कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक जो कि अकाउंट टाइटल का कॉलम है जिसके अंदर कैश, सप्लाईज, प्रीपेड इंश्योरेंस, इक्विपमेंट, नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, डिविडेंड, सर्विस रेवेन्यू, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंसेस और रेंट एक्सपेंस दिए हुए हैं। इसी तरह एक कॉलम हमारे पास डेबिट का है, यानी जितनी चीज़ें डेबिट बैलेंसेस होती हैं, यानी एसेट और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस डेबिट होते हैं, वो डेबिट कॉलम में इनके अमाउंट लिखे हुए हैं। इसी तरह एक क्रेडिट कॉलम है, लाइबिलिटीज़ और इनकम के जो बैलेंसेस हैं वो क्रेडिट होते हैं, इसको हमने क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। और स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है कि चूँकि जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड बराबर होती हैं, तो हमें ये नज़र आ रहा है रेड कलर से कि 28,700 दोनों का जो है अमाउंट एक दूसरे के बराबर है। ईच अकाउंट इज़ एनालाइज टू डिटरमिन, हमें हर चीज़ को चेक करने की ज़रूरत है वेदर इट इज़ कंप्लीट एंड अप टू डेट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्पसेस। हमें ये जांचना है, हमें ये चेक करना है कि ये तमाम अकाउंट जो कि इस ट्रायल बैलेंस के अंदर शो किए हुए हैं क्या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये फाइनलाइज हैं, इसके अंदर किसी किस्म की एडजस्टमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, और जहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी हमें वो एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 5 है, जिसमें हम ये देखेंगे आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, लेकिन ओवरऑल इस चैप्टर का ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 5 है, प्रीपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर डेफरल्स। हमें पहले इस मरहले में देखना है कि डेफरल्स के लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या हो सकती हैं। डेफरल्स आर एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दैट आर रिकग्नाइज्ड, यानी ऐसे अखराजात या ऐसी इनकम के जिनको रिकग्नाइज करना होता है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको रिकॉर्ड करना होता है, प्रेजेंट करना होता है एट ए डेट लेटर दैन द पॉइंट व्हेन द कैश वाज ओरिजिनली एक्सचेंज्ड, उस डेट के बाद कि जब कैश आपने ऑलरेडी वसूल किया हुआ हो। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने रेफरल्स की वजाहत करते हुए स्टार्ट में ही आपको बताया कि डेफरल्स के अंदर ऐसी आइटम्स मौजूद होती हैं कि जिनको हम वक्त से पहले, यानी ऐसे प्रीपेड एक्सपेंसेस कि जिनको वक्त से पहले ही हमने अदा कर दिया होता है, लेकिन उनका पीरियड ऑफ बेनिफिट या पीरियड ऑफ सर्विस अभी स्टार्ट नहीं हुआ होता, तो उनको हम अपने एक असासे यानी एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इसी तरह अनअर्न्ड रेवेन्यू, यानी एक ऐसी आमदन जो अभी आपका राइट तो ना बनी हो लेकिन आपने वक्त से पहले वसूल कर ली हो, तो उनको हम एडवांस्ड रेवेन्यूज़ के तौर पे एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हुए अपने पास अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रेजेंट करते हैं। और जैसे जैसे उनका पीरियड ऑफ बेनिफिट या पीरियड ऑफ सर्विस एक्सपायर होता है, वैसे वैसे हम उनको इनकम में रिकग्नाइज करते चले जाते हैं और अपनी लाइबिलिटीज़ को डिक्रीज़ करते चले जाते हैं। इसके अंदर 2 आइटम्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बयान कर दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड रेवेन्यू। अगर हम इसकी जो वजाहत है वो ये देखें या इन चीज़ों को एक टेबल की मदद से शो करें कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं ये रीजंस फॉर एडजस्टमेंट, इनकी वजूहात क्या होती हैं इसकी एडजस्टमेंट करने की। प्रीपेड एक्सपेंसेस इनिशियली रिकॉर्डेड इन एसेट, बुनियादी तौर पे इनको पहले एसेट में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, अकाउंट हैव बीन यूज्ड। एडजस्ट अकाउंट्स
बिफोर एडजस्टमेंट। अच्छा, अगर हमने इसको वक्त से पहले रिकॉर्ड कर लिया है तो इस सूरत में क्या होगा कि आपके एसेट्स ओवर स्टेटेड हो जाते हैं, यानी आपने जो वक्त से पहले ही किसी चीज़ की अदायगी कर दी है तो आपके एसेट्स ज़्यादा शो होते हैं। एक्सपेंसेस अंडर स्टेटेड, जबकि अखराजात अभी चूँकि वो अभी अखराजात में कन्वर्ट नहीं हुए होते तो इसलिए उस वक़्त एक्सपेंसेस अंडर स्टेटेड होते हैं। और इसको जब एडजस्ट किया जाता है तो इसकी एंट्री क्या हो सकती है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देते हैं और एसेट्स को क्रेडिट कर देते हैं। यानी जब हम ये प्री पेड एक्सपेंसेस को पीरियड एंड पे जब एडजस्ट करेंगे तो वो एसेट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एसेट डेफिनेटली सी चीज़ है कि आपके जब भी बढ़ते हैं डेबिट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एसेट कम होंगे जब एडजस्टमेंट करेंगे तो एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे और एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे। इसी तरह बी पॉइंट देखें, प्रीपेड एक्सपेंसेस इनिशियली रिकॉर्डेड इन एक्सपेंस अकाउंट हैव नॉट बीन यूज्ड। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले ही आपने अखराजात में नोट कर लिए होते हैं उनको हम दोबारा से यूज़ नहीं करते। अब इसकी जो अकाउंट्स बिफोर एडजस्टमेंट क्या होते हैं, एसेट अंडर स्टेटेड होते हैं और एक्सपेंसेस ओवर स्टेटेड होते हैं, यानी ऐसी चीज़ें कि जिनको वक्त से पहले ही हम अदा कर देते हैं तो वो उस सूरत में हालांकि आपने उसको उसके ड्यू प्रोसेस के मुताबिक जब वो टाइम आता है उस वक़्त अदा करना होता है, तो इसका अकाउंटिंग इफेक्ट ये होता है कि एसेट अंडर स्टेट हो जाते हैं जबकि एक्सपेंसेस ओवर स्टेट हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जब हम एडजस्ट करते हैं तो फिर एसेट्स को डेबिट करेंगे, चूँकि एक्सपेंसेस को कम करना मकसूद होता है तो एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट कर देते हैं। इसी तरह अगर हम अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ की बात करें, यानी ऐसी इनकम्स जिनको हमने वक्त से पहले ही वसूल कर लिया हो, तो उसकी रीज़न क्या होती है, अनअर्न्ड रेवेन्यू इनिशियली रिकॉर्डेड इन लाइबिलिटी अकाउंट, इनको बुनियादी तौर पे लाइबिलिटी अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, आर नाउ रिकग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। अब चूँकि जब उसका पीरियड ऑफ सर्विस या पीरियड ऑफ बेनिफिट पूरा हो जाता है या कंप्लीट होता है तो फिर हमें एक एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, बिफोर एडजस्टमेंट जो इसकी अकाउंट्स के अंदर पोजीशन है वो ये होती है कि लाइबिलिटीज़ ओवर स्टेटेड, यानी जब अभी आपने एडजस्टमेंट एंट्री नहीं की तो लाइबिलिटीज़ ज़्यादा रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं, एंड रेवेन्यूज़ अंडर स्टेटेड, जबकि आपके रेवेन्यूज़ कम जो है वो शो हुए होते हैं। लेकिन जब हम एडजस्टमेंट प्रोसेस में से गुजरेंगे, चूँकि इस रेवेन्यू पीरियड जो इसको हमने वक्त से पहले ही वसूल कर लिया था और लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड किया था, अब इसका पीरियड ऑफ बेनिफिट या पीरियड ऑफ सर्विस जब मुकम्मल हो जाएगा तो हम लाइबिलिटीज़ को अपनी को कम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने कवानीन के मुताबिक आपको बताया था कि लाइबिलिटीज़ जब कम होती हैं तो उनको डेबिट किया जाता है, और इसी तरह जब इनकम्स आपकी बढ़ती हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं। तो एडजस्टमेंट करते हुए ये एंट्री हो जाएगी, लाइबिलिटीज़ को हम डेबिट कर देंगे और रेवेन्यूज़ को हम क्रेडिट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगली स्लाइड के अंदर हम इनमें से कुछ आइटम्स देखते हैं और इनकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की कोशिश करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस की पहले बात करते हैं। पेमेंट्स ऑफ एक्सपेंस दैट विल बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी ऐसे अखराजात के जिनका अकाउंटिंग बेनिफिट आप एक साल से ज़्यादा अरसे तक उठाते हैं उनको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उनको प्रीपेड एक्सपेंसेस का नेम देते हैं। सबसे पहले तो हम इसको वक्त से पहले अदा कर चुके होते हैं, यानी इनके अगेंस्ट कैश पेमेंट्स हो चुकी होती हैं बिफोर एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड, यानी ये पहले एसेट के तौर पर रिकॉर्ड हो चुके होते हैं, और जब इनका पीरियड ऑफ बेनिफिट पूरा होता है या इसका जो सर्विस पीरियड है वो मुकम्मल होता है तो फिर हम उस एसेट को कम करके क्रेडिट कर देते हैं और इसके अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट कर दिया जाता है और इनको उसी पीरियड में शो किया जाता है कि जिस पीरियड से ये रिलेट करते होते हैं। अमूमी तौर पे जो प्री पेमेंट्स हो सकती हैं ऑफन अकर इन रिगार्ड टू इंश्योरेंस की मद में वक्त से पहले हम अदायगी कर सकते हैं और इसको फिर हम प्री पेड इंश्योरेंस का नाम दे देंगे। सप्लाईज़, यानी जहाँ से हम जिन सप्लायर से चीज़ें परचेज़ करते हैं उनको वक्त से पहले अदायगी हम कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंसेस जो होते हैं इनको भी वक्त से पहले अदा किया जाता है, तो उस सूरत में जब ये वक्त से पहले अदा हो जाएंगे तो हम इनको प्री पेड एडवर्टाइजिंग का नाम देंगे। इसी तरह
अगर आपकी प्रेमिसेस जो है किराए की बिल्डिंग में है तो उसका रेंट वक्त से पहले अदा किया जा सकता है, तो उसको प्रीपेड रेंट का नाम दे देंगे। और इस तरह से बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट यानी आपने ऐसे असासे, ज़ाहिर सी बात है कि जो फिक्स एसेट्स हैं उनको पहले ही परचेज़ किया जाता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको एक्सपेंस आउट करते हैं डेप्रिसिएशन की सूरत में, जब एसेट्स में नॉर्मल वेयर एंड टेयर होती है या उन एसेट्स की लाइफ के अंदर एब्सोलिसेंस होती है। जैसे जैसे एसेट इस्तेमाल होता चला जाता है उसकी जो वैल्यू है उसमें कमी वाक़ई होती चली जाती है। Prepaid expenses expires either with the passage of time or thorough use. प्रीपेड एक्सपेंसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है ये एक्सपेंस आउट होते चले जाते हैं या जैसे जैसे हम उनको इस्तेमाल करते चले जाते हैं उनकी वैल्यू में कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है। अब जब आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने लगते हैं तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो सकती है? हम उस सूरत में डेबिट एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, जबकि एसेट का अकाउंट जो कि इनिशियली आपने रिकॉर्ड कर लिया होता है उसको डिक्रीज़ यानी क्रेडिट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो कि एडजस्टमेंट प्रोसेस में होगी, एक्सपेंस को हम डेबिट कर देते हैं जबकि उस पर्टिकुलर एसेट को हम क्रेडिट कर देते हैं। और इसी तरह अगर हम इनके ये लेजर अकाउंट्स बनाएं तो यहाँ पे स्टूडेंट देखे नज़र आ रहा है ये टी अकाउंट के अंदर जब हम एसेट के अकाउंट के अंदर इस एंट्री को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी यहाँ पे आपका एक्सपेंस डेबिट हो रहा है और एसेट क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे जो लेजर्स नीचे बने हुए हैं एसेट की क्रेडिट साइड पे ही देखें यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री के नेम से और ये नेगेटिव का साइन शो किया हो जो ये शो कर रहा है कि एसेट क्रेडिट हो रहा है। इसी तरह एक्सपेंस का जो लेजर होगा उसमें यही इसी अमाउंट की एंट्री डेबिट साइड पे होगी और ये जो प्लस का साइन है ये इस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, और जबकि नेगेटिव जो यहाँ पे साइन है एसेट की क्रेडिट साइड पे वो इस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि ये एसेट इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो स्टूडेंट्स अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कुछ आइटम्स को देखते हुए कि जब प्रीपेड एक्सपेंसेस वक्त से पहले अदा कर चुके होते हैं और इनका पीरियड ऑफ बेनिफिट जब मुकम्मल होता है तो हम इसको एक्सपेंस आउट कैसे कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन दी हुई है। याजिकी एडवर्टाइजिंग इन कॉरपोरेशन परचेज सप्लाईज कास्टिंग पाउंड 2500 ऑन अक्टूबर 5 यानी 5 अक्टूबर को 2500 पाउंड की चीज़ें आपने परचेज़ की थी। याजिकी रिकॉर्डेड द परचेज बाय इंक्रीजिंग डेबिटिंग द एसेट सप्लाईज, यानी उस कंपनी ने इसको रिकॉर्ड ऐसे किया था कि उसने अपनी सप्लाईज अकाउंट्स को डेबिट किया था। दिस अकाउंट शो अ बैलेंस ऑफ 2500 इन द अक्टूबर 31 ट्रायल बैलेंस, यानी नॉर्मल सी बात है कि चीज़ों को हमने 2500 से ख़रीदा है तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसको 2500 पाउंड से ही शो करेंगे और 31 अक्टूबर तक ये जो है 2500 ही रहेगी। एन इन्वेंट्री काउंट एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन अक्टूबर 31 रिवील्स दैट, और जब फिज़िकली इन्वेंट्री को काउंट किया गया तो ये चीज़ सामने आई 31 अक्टूबर को 1000 पाउंड ऑफ सप्लाईज़ वर स्टिल ऑन हैंड, कि आपके पास जो इस वक्त सप्लाईज़ यानी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो 1000 का है। स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखने की है कि जिस वक्त हमने इसको परचेज़ किया था 5 अक्टूबर को तो ये 2500 पाउंड का था और जब हमने फ़िज़िकली काउंट किया उस महीने की आखिरी तारीख को तो पता चला कि वो 1000 का रह गया आपके पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें चूँकि हमारा एक मंथ कंप्लीट हो गया है और अगर हमारा रिपोर्टिंग पीरियड एक महीने का ही है तो हमें अब इन अकाउंट्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो हमारी जो सप्लाईज़ जिनको कि हमने 2500 से रिकॉर्ड किया था फिज़िकली यानी इन काउंटिंग वो हमारे पास 1000 की है, तो हमें इसका जो फ़र्क है यानी 2500 में से जब 1000 माइनस कर देंगे तो 1500 के एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो एडजस्टमेंट प्रोसेस के तहत एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे जबकि एसेट आपके कम हो जाएंगे। आपके याद दहानी के लिए मैं बता दूं कि एसेट्स ये जो सप्लाईज़ हैं कंपनी के लिए ये एसेट्स होते हैं और एसेट्स जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, जब कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पे एक एसेट की वैल्यू 2500 से कम हो के 1000 हो जाएगी, तो जितनी डिक्रीज़ आएगी उसको हम एक्सपेंस को नोट करते
कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एंट्री हमारे पास होगी एडजस्टमेंट के लिए, हम एक्सपेंस को यानी सप्लाईज एक्सपेंस के नेम से इसको डेबिट कर देंगे, और जबकि सप्लाईज एक एसेट को हम क्रेडिट कर देंगे 1500 से। तो इस तरह से आपकी ये एंट्री जो है वो हो जाएगी। अगर हम इसी ट्रांजैक्शन का एक अकाउंटिंग एनालिसिस करें, बेसिक तो आपको पता चल गया कि इन्वेंट्री जो कि एसेट्स थे वो कम हो रहे थे, इसके अगेंस्ट आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे। तो हमें इतना इस एंट्री को पास करने से बुनियादी एनालिसिस हमने कर लिया। अगर हम इसका इक्वेशन एनालिसिस करें, यानी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है कि जिसमें हम एसेट इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि हमारे पास एसेट यानी सप्लाई जो थी वो ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन जब वो उसकी वैल्यू कम हो गई है तो एसेट की जानिब हमने यहाँ पे देखा कि 1500 से यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। माइनस का साइन इस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि हमारे असासे में कमी आ रही है। इसी तरह हम अपनी इक्विटी में से, चूँकि एक्सपेंसेस को तो इसके अंदर रिपोर्ट नहीं किया जाता और एक्सपेंसेस का जो एडजस्टमेंट होती है वो इक्विटी के अंदर ही होती है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 1500 रुपये से हमारे एसेट यानी सप्लाईज़ में कमी आ गई और 1500 रुपये से हमारी जो इक्विटी है वो कम हो गई है। अगर डेबिट क्रेडिट एनालिसिस करें तो हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री ऑलरेडी देख चुके हैं, कर चुके हैं लास्ट स्लाइड पे। उसमें हमने सप्लाईज एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया था और सप्लाई यानी एसेट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। वजह इसकी ये है कि हमारी सप्लाईज प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल हो चुकी हैं और फिज़िकल अकाउंट के अंदर जाके पता चला कि हमारी इन्वेंट्री कम हो गई है। अब जब इसी एंट्री को इनके रेलिवेंट लेजर्स में हम जब पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 लेजर जो हैं वो शो करने होंगे। एक सप्लाईज जो कि एसेट का अकाउंट है और एक सप्लाईज एक्सपेंस जो कि अखराजात का अकाउंट है यानी एक्सपेंस का अकाउंट है। तो जैसा एंट्री में हुआ है सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हुए हैं, तो सप्लाईज एक्सपेंस की डेबिट साइड पे इनको पोस्ट कर दें। जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पे आपको 1500 का एक रेड कलर का अमाउंट लिखा नज़र आ रहा है, ये डेबिट हो गया। और बिल्कुल इसी तरह से एक एंट्री सप्लाई यानी एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे भी ये देखी हुई है। तो यहाँ पे एसेट जो है इसका जो अमाउंट है 1500 का, ये क्रेडिट साइड पे शिफ्ट हो गया है। और यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी 2500 का वसूल किया हुआ था वो देखें यहाँ पे 2500 से डेबिट साइड पे शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ये एडजस्टमेंट हो गई। ओपनिंग बैलेंस या हमारा जो ड्यूरिंग द पीरियड हमारे पास जो परचेज़ थी वो 2500 की थी। इसमें से फिज़िकल अकाउंट में पता चला कि पीरियड के एंड में वो 1000 रह गई है, तो 1500 एक्सपेंस आउट हो गया है। तो एसेट जब कम होते हैं तो हम इनको क्रेडिट करते हैं। एक और देखते हैं एग्जांपल इसकी प्रीपेड एक्सपेंसेस की। ऑन अक्टूबर 4 याज़िकी एडवर्टाइजिंग पेड £600 फॉर ए 1 ईयर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का हमने यहाँ पे 1000 जो है £600 अदा किया है। कवरेज बिगेन ऑन अक्टूबर 1। इसकी जो कवरिंग पीरियड है वो 6 अक्टूबर को अक्टूबर 1 को होगा। याज़िकी रिकॉर्ड द पेमेंट बाय इंक्रीजिंग डेबिटिंग प्रीपेड इंश्योरेंस। जाहिर सी बात है कि प्रीपेड दिस अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ £600 इन द अक्टूबर 31 ट्रायल बैलेंस, यानी 31 अक्टूबर में इसका जो बैलेंस है वो £600 शो हो रहा होगा। लेकिन चूँकि ये स्टूडेंट ये चीज़ याद रखने की है कि 600 रुपया हमने अगर इन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का पे किया है तो ये जो प्रीमियम है ये पूरे 1 साल का होता है, यानी इसका कवरिंग पीरियड 12 महीने का होता है। तो चूँकि हमने इन अखराजात को जो अदा किया था वो 1 अक्टूबर को किया था और 31 अक्टूबर हमारा रिपोर्टिंग पीरियड है, तो रिपोर्टिंग पीरियड में फिर 1 महीने की कमी आ गई। तो जो हमने एक प्रीपेड एक्सपेंस की सूरत में £600 का अमाउंट अदा किया था उसमें वो 12 महीने का अमाउंट शामिल था। अब जबकि 1 महीना एक्सपायर हो चुका है तो हमें इस 1 महीने के अकाउंट की एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इसका मंथली अकाउंट निकालेंगे, मंथली बैलेंस निकालेंगे, वो क्या बनता है। तो टोटल अगर एनुअल हमने £600 अदा किया है और उसको 12 महीने के पीरियड पे तकसीम करेंगे तो पर मंथ का जो आपका एक्सपेंस होगा इंश्योरेंस का वो $50 का निकल आएगा। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा जो एसेट था जो कि £600 से रिकॉर्डेड था उसमें 1 महीने यानी 50
पाउंड की कमी वाक़ई हो चुकी है तो एसेट हमारा कम हो जाएगा। तो एसेट जब कम होते हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं, और वो एसेट जब कम होते हैं तो वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरह से हमारा खर्चा बढ़ जाएगा और वो डेबिट हो जाएगा। तो इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री हो सकती है, हम इंश्योरेंस एक्सपेंस को 50 पाउंड से डेबिट कर देंगे, जबकि एसेट में कमी वाक़ई हो गई है तो प्री पेड इंश्योरेंस को 50 पाउंड से क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अखराजात में हमारे 50 पाउंड की जो है वो इजाफ़ा हो गया है, जबकि एसेट जो कि हमारा ऑलरेडी हमने पे किया हुआ था उसमें कमी वाक़ई हो गई और वो क्रेडिट हो गया। अगर इसका भी बेसिक हम एनालिसिस करें तो बेसिक एनालिसिस में तो ये चीज़ ऑलरेडी हमने देख ली है कि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, हमारे एसेट में कमी वाक़ई हो चुकी है, क्योंकि कि उसका पीरियड ऑफ बेनिफिट जो है जो कि 1 महीने का वो एक्सपायर हो चुका है। तो जब एक पीरियड मुकम्मल हो जाता है तो उसको फिर उसकी एडजस्टमेंट करना ज़रूरी होती है। अगर हम इसकी इक्वेशन का एनालिसिस करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नज़र आ रहा कि एसेट में कमी वाक़ई हो गई है, तो प्री पेड इंश्योरेंस एसेट साइड पे -50 से शो होगी, यानी इसकी ये अलामत है कि यहाँ पे एसेट में कमी वाक़ई हुई है। चूँकि एक्सपेंसेस को तो डायरेक्टली आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में नोट नहीं करते, तो इसका जो सेकंड इफ़ेक्ट है वो इक्विटी के अंदर होगा। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस बढ़ने की वजह से आपकी इक्विटी में 50 पाउंड की कमी वाक़ई हो गई है। अगर इसका डेबिट क्रेडिट एनालिसिस करें, जो कि लास्ट स्लाइड में हम कर भी चुके हैं कि एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, एसेट जब कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, तो हमने इसकी जो एंट्री पास की, अगर ये प्रॉपर आपका अगर जर्नल बैलेंस हो यानी जर्नल अकाउंट के अंदर आप शो करें, प्रॉपर प्रेजेंटेशन दें, तो फिर पहले आप डेट लिखेंगे, फिर उस एंट्री की वजाहत करेंगे कि कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है और कौन सी क्रेडिट हो रही है। जैसा कि इस एंट्री में है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, प्री पेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो रही है। तो इस तरह से हमने इस एंट्री को पास कर लिया। और अगर इसको हम पोस्ट करें इनके रेलिवेंट लेजेस के अंदर, तो हमें ये नज़र आ रहा है हमें 2 अकाउंट ओपन करने होंगे, एक इंश्योरेंस एक्सपेंस का और एक प्री पेड इंश्योरेंस यानी एसेट का। एक्सपेंसेस को इसको एक्सपेंस की डेबिट साइड पे इसको शिफ्ट कर दें, और इसी तरह प्री पेड इंश्योरेंस एसेट की क्रेडिट साइड पे इसको एंटर कर दें। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखने की बात है कि ये शुरू में हमने प्री पेड इंश्योरेंस जब एसेट के तौर पे रिकॉर्ड किया था, अक्टूबर 4 को हमने इसको 600 पाउंड से रिकॉर्ड किया था। 50 की इसमें कमी आ गई है तो ये क्रेडिट हो जाएगा 50 से, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 550 की सूरत में 31 अक्टूबर को रिपोर्ट होगा। प्री पेड एक्सपेंसेस में क्या चीज़, अब डेप्रिसिएशन एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, एसेट दैट प्रोवाइड सर्विस फॉर मैनी ईयर्स, यानी ऐसे एसेट जो कि अदारों को अपनी सर्विसेज 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए देते हैं, या हम कह सकते हैं सिंपल अल्फाज में कि ऐसे तमाम असासाजात कि जिसका लाइफ टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है और अदारे उसकी लाइफ से, उसकी एग्जिस्टेंस से जो फ़ायदा है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए उठाते हैं, आर रिकॉर्डेड एज एसेट्स, उनको कंपनी के अकाउंट्स के अंदर एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है, रादर दैन एन एक्सपेंस ऑन द डेट एक्वायर्ड, उस तारीख को कि जिस वक्त आपने इसको परचेज़ किया हो। और यहाँ पे इसके ऊपर कॉस्ट प्रिंसिपल या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है कि जब फिक्स एसेट जिस वैल्यू पे लिए जाते हैं, जो आपने अदा की हो जाती है या जो सेटलमेंट प्राइस होती है, उसी पे ही एसेट को बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट किया जाता है। डेप्रिसिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ एन एसेट टू एक्सपेंस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, यानी डेप्रिसिएशन क्या है, ये एक ऐसा खर्चा है कि जिसको उसकी होल लाइफ पीरियड के ऊपर जो है फैला दिया जाता है, यानी जितनी उसकी फ़िज़िकल लाइफ हो उस पर तकसीम कर देते हैं, और जो एनुअली अमाउंट आपके पास कैलकुलेट होता है उसको हम अपने अकाउंट्स के अंदर एडजस्टमेंट प्रोसेस के दौरान उसको शो करते हैं, एडजस्ट करते हैं बाय पासिंग एंड एडजस्टिंग एंट्री। डेप्रिसिएशन डज नॉट अटैम्प्ट टू रिपोर्ट द एक्चुअल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ये जो डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू में जो तब्दीली हो रही होती है ये एक्चुअल नौयत की नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ अलामती होती है। वजूहत इसकी ये हैं कि डेप्रिसिएशन एक नोशनल कॉस्ट है, यानी एक अलामती ख़र्चा है, इसको कभी किसी ने अदा नहीं किया होता। लेकिन ये चीज़ याद रखने की है कि एसेट के अंदर जो कमी होती है उसकी वैल्यू में, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम
या ज़ाहरी तोड़ फोड़ की वजह से या उस चीज़ की क्वालिटी या उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी होने की वजह से कमी आती जाती है, और उसको हम एक डेप्रिसिएशन का नोशनल एक्सपेंस बना के अपनी इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे उसको शिफ्ट करते चले जाते हैं एज एन एक्सपेंस। और दूसरी तरफ उसमें से एक रिज़र्व भी क्रिएट हो रहा होता है कि जिसको हम बैलेंस शीट का हिस्सा बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगले पेज पे, अगली स्लाइड पे हम इस एडजस्टमेंट प्रोसेस को देखेंगे जो किसी फिक्स एसेट्स के अंदर होती है, और उसको हम जो एडजस्टमेंट का अकाउंट है उसको डेप्रिसिएशन के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। Yaziki Advertising assume that depreciation on the equipment is 480 पाउंड ए ईयर, यानी आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि डेप्रिसिएशन जो है एसेट की वो 480 पाउंड सालाना होगी। स्टूडेंट यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट या अमाउंट निकाल के दिया हुआ है। अगर अमाउंट ना दिया हो तो आपने इसके लिए स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का फार्मूला यूज़ करना है, जो कि फार्मूला ये होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट में से वो वैल्यू माइनस कर दी जाती है जो उस एसेट की लाइफ के एंड पे गारंटेड वैल्यू होती है, और इसके जो फ़र्क को तकसीम कर दिया जाता है लाइफ ऑफ एसेट के साथ। तो जो आपके पास रिजल्टेंट फिगर आती है उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ये देखें तो इस कंपनी का जो डेटा हमें दिया हुआ है इसमें 480 पाउंड सालाना डेप्रिसिएशन दी हुई है, क्योंकि सालाना एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, और अगर मंथ वाइज हम इसको कैलकुलेट करना चाहें या इसको एडजस्ट करना चाहें तो फिर हम 480 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो पाउंड 40 पर मंथ का अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है। तो अब जब डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, एसेट की वैल्यू में कमी आ जाती है, तो हम यहाँ पे इसकी जो एंट्री पास करेंगे वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी। यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक ख़र्चा तो हो गया, यहाँ पे एसेट को क्रेडिट भी नहीं किया बल्कि हमने उसके कॉन्ट्रा अकाउंट जो कि उसके साथ साथ एक डेप्रिसिएशन रिज़र्व का अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है जिसको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी आज की तारीख तक जब एंट्री पास हो रही है उसकी कितनी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी भी रिकॉर्डेड हो चुकी है उस अकाउंट को अफेक्ट देते हैं। तो डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट्स, जितने अकाउंट से या अमाउंट से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होगा बिल्कुल उसके बराबर ही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट होगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ याद रखने के लिए है कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज़ कॉल्ड ए कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रा एसेट्स अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं कि जिनके डुअल इम्पैक्ट होते हैं, यानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के साथ एडजस्ट हो रहा है, और इस पीरियड के एंड पे यही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट होगा ये एसेट की ओरिजिनल वैल्यू के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे इसका कॉन्ट्रा यानी डुअल रोल है, तो इसलिए हमने इसको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का नाम दिया है। अगर इसी ट्रांजैक्शन का हम बेसिक एनालिसिस करें तो ये देखें हमारे पास यही चीज़ आती है। हमने इसका एनालिसिस तो बुनियादी तौर पे पहले ही कर लिया है कि कैसेट जो है उसमें ज़ाहरी तोड़ फोड़ की वजह से या उसके इस्तेमाल की वजह से कमी वाक़ई हो गई है। तो जब एसेट कम होते हैं तो हम उनको फिर एडजस्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर हम इसका बेसिक इक्वेशन एनालिसिस करें तो हमें ये पता चल रहा है कि एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है। तो यहाँ पे एसेट साइड पे देखें हमने डेप्रिसिएशन के नाम से इसको माइनस कर दिया, यानी एसेट में 40 पाउंड की कमी आ गई है। और इस तरह से चूँकि मैंने स्टार्ट में ही बताया कि एक्सपेंसेस को आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर रिपोर्ट नहीं करते बल्कि उसके इक्विवेलेंट एक कमी आपके सरमाए यानी कैपिटल के अंदर आ जाती है, तो ये इक्विटी में से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जो 40 पाउंड है वो माइनस हो गया। डेबिट या क्रेडिट का इफेक्ट अगर हम ये देखें कि जब आपकी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हम उनको डेबिट कर देते हैं, इसी तरह जब एसेट की वैल्यू में कमी वाक़ई हो जाती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो ये एंट्री प्रॉपर जो कि लास्ट स्लाइड पे हमने पास कर भी ली है एडजस्टमेंट के वक्त, ये अकाउंटिंग एंट्री की जाती है जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप डेबिट कर देते हैं और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जो कि उसी अकाउंट से रेलिवेंट, यानी हर अगर फ़िक्स एसेट एक से ज़्यादा हैं और मुख्तलिफ नौइयत के हैं
तो फिर आपको उतने ही जितने एसेट होते हैं उतने ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट भी मेंटेन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आगे हम ब्रैकेट में या थोड़े से डिस्टेंस के पास इक्विपमेंट लिख देंगे तो ये एंट्री आपके पास हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स इसकी हम पोस्टिंग प्रोसीजर की वजाहत करें तो यहाँ पे हमें चूँकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक कॉन्ट्रा एसेट के तौर पे भी यहाँ अपीयर हुआ था तो हमने यहाँ पे इसको भी रिपोर्ट करना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी रिपोर्ट करना है और एसेट अकाउंट को भी रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हम एसेट की वैल्यू देखेंगे कि जैसा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर था, ट्रायल बैलेंस में इसकी वैल्यू एसेट की 5000 पाउंड से लिखी हुई थी तो हमने इसको 5000 से रिकॉर्ड कर लिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस यहाँ पे 40 पाउंड से रिकॉर्ड होंगे। एक्सपेंसेस के जो बैलेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं, तो इसको जब हम इस एंट्री से पोस्ट करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की डेबिट साइड पे ये 40 पाउंड का अमाउंट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। और इसी तरह से अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो ये एक रिज़र्व यानी इसका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए और एंट्री में भी ये क्रेडिट हो रहा है तो इस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 40 की हम एंट्री कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एसेट को भी हमने रिपोर्ट कर दिया ताकि हमें पता चले इस पीरियड के एंड पे जब ये एडजस्टमेंट तो हो गई है तो जब रिपोर्ट करेंगे बैलेंस शीट के अंदर इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को एसेट के अकाउंट में से माइनस करके रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन ये रिपोर्टिंग स्टेज पे होगा तो वो नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे चैप्टर नंबर 5 जब हम देखेंगे। अब इसकी जो पोजीशन होती है इसको शो करने का अमल जो होता है वो सेपरेट होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन यानी जब हमने एडजस्टमेंट कर ली तो एसेट के अकाउंट को बैलेंस शीट के अंदर कैसे रिपोर्ट किया जाता है ये ऑलरेडी लास्ट स्टेज पे मैंने बता दिया है कि पीरियड एंड पे जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास रिकॉर्ड हो चुकी होती है उसको एसेट की वैल्यू में से माइनस करके शो कर दिया जाता है। तो इसकी जो इनिशियल्स है वो देखते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज़ ए कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, इसकी वजाहत मैं पहले कर चुका हूँ। इस अकाउंट का यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो डुअल इम्पैक्ट होता है, कॉन्ट्रा इफेक्ट होता है। अपीयर जस्ट आफ्टर द अकाउंट इफ़ इट ऑफसेट इक्विपमेंट ऑन द बैलेंस शीट, यानी इसको ये उस वक्त अपीयर होता है बैलेंस शीट के अंदर जब आपने अपने फिक्स एसेट अकाउंट को ऑफसेट करके यानी एडजस्ट करके शो करना हो। Book value is the difference between cost of any depreciable asset and its accumulated depreciation. बुक वैल्यू क्या होती है कि जब हम किसी कॉस्ट ऑफ एसेट की वैल्यू में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस माइनस करके एडजस्ट करके शो करते हैं तो बाकी बच जाने वाली वैल्यू जो है उसको बुक वैल्यू का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे एक मैंने ब्लॉक में इसको शो किया हुआ कि इनिशियली एसेट जो रिकॉर्ड हुआ था वो 5000 पाउंड से हुआ था, जबकि अभी हमने जो एंट्री पास की है इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40 पाउंड से रिकॉर्ड हुआ, ये क्रेडिट हुआ है तो हम इसमें से 40 को माइनस कर देंगे तो आपका जो एसेट रिमेन्ड इन योर बैलेंस शीट वो 4960 से रिपोर्ट होगा। अगर हम इस टॉपिक की समरी देखें ज़रा तो इसकी एग्जांपल्स पहले दी हुई हैं। अकाउंटिंग फॉर प्री पेड एक्सपेंसेस, ये जो स्लाइड है ये स्टूडेंट की याद दहानी के लिए है। इन तमाम चीज़ों की डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर ली है। अब हम अपनी इस तमाम चीज़ों को जिसको हमने पढ़ा है इसको एक समरी में बयान करते हैं। कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं कि जिनको हम प्री पेड एक्सपेंसेस का नाम दे सकते हैं। इसके अंदर इंश्योरेंस हो सकती है, इसके अंदर सप्लाईज़ हो सकती हैं, इसके अंदर एडवर्टाइजिंग के अखराजात हो सकते हैं, इसमें रेंट हो सकता है, इसमें डेप्रिसिएशन हो सकती है। रीजंस फॉर एडजस्टमेंट, इसकी वजूहात क्या हैं, हमें इनको एडजस्ट क्यों करना पड़ता है। प्री पेड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन एसेट अकाउंट हैव बीन यूज्ड, यानी प्री पेड एक्सपेंसेस जिनको हम एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है बिकॉज कि उनका पीरियड ऑफ बेनिफिट या पीरियड ऑफ सर्विस जैसे जैसे एक्सपायर होता है उनकी वैल्यू में कमी आनी चाहिए और जितनी यूज्ड वैल्यू होती है उसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अकाउंट बिफोर एडजस्टमेंट,
बिफोर यानी एडजस्टमेंट करने से पहले उनके अकाउंट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। एसेट पहले ओवर स्टेटेड होते हैं जबकि एक्सपेंसेस अंडर स्टेटेड होते हैं, यानी अखराजात अभी नोट ही नहीं हुए, जबकि एसेट जो हैं वो ज़्यादा पे रिकॉर्ड हो चुके होते हैं। तो इसलिए एसेट ओवर स्टेटेड होते हैं जबकि एक्सपेंसेस अंडर स्टेटेड होते हैं। अब जब एडजस्टिंग एंट्री करते हैं, प्री पेड एक्सपेंसेस किसी भी नौयत के हों, जैसे कि शुरू में एग्जांपल में मैंने बताया, प्री पेड इंश्योरेंस भी हो सकती है, सप्लाईज भी हो सकती हैं, एडवर्टाइजिंग का ख़र्चा भी हो सकता है, प्री पेड रेंट और डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड करना होता है। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे, एसेट को या कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। अनअर्न्ड रेवेन्यूज़, दूसरी आइटम के जिसको हमने रेफरल्स के अंदर बयान किया था वो है अनअर्न्ड रेवेन्यूज़। receipt of cash that is recorded as a liability because the service has not been performed, यानी ऐसी अमाउंट, ऐसी इनकम को जिनको वक्त से पहले ही आप वसूल कर लेते हैं लेकिन उसके अगेंस्ट जो आपने लाइबिलिटीज़ का तयन किया है उसको अभी परफॉर्म करना होता है, उसके अगेंस्ट जो आपने सर्विस का तयन किया होता है वो अभी प्रोवाइड करनी होती है। तो इसलिए उस वसूल किए हुए अमाउंट को हम एक लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसमें कैश पहले ही वसूल कर लिया जाता है बिफोर रेवेन्यू रिकॉर्डेड। रेवेन्यू रिकॉर्ड करने से पहले ज़ाहिर सी बात है कि रेवेन्यू तो उसी वक्त ये रिकॉर्ड होगा जब इसका पीरियड ऑफ बेनिफिट मुकम्मल होगा, तो उसके बाद इस लाइबिलिटी को हम रेवेन्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। अनअर्न्ड रेवेन्यू ऑफन अकर्स इन रिगार्ड टू, अनअर्न्ड रेवेन्यू के से रेलिवेंट कौन कौन सी आइटम्स हो सकती हैं। ये रेंट हो सकता है जो कि वक्त से पहले वसूल कर लिया जाए तो इसको एडवांस रेंट या अनअर्न्ड रेंट के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। एयरलाइन टिकट्स हैं, यानी आप ट्रैवल करना चाहते हैं और टिकट्स आपने पहले ही ख़रीद लिए हैं, अभी वो डेट ट्रैवल करने की नहीं आई, तो उस सूरत में एयरलाइन कंपनी इसको लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करेगी। मैगज़ीन सब्सक्रिप्शंस है, जो जिन लोगों ने मतलब पब्लिशर्स के साथ इस तरह की एडजस्टमेंट की होती है कि उनको एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करते हैं और हर महीने का जो उनकी जो रिपोर्टिंग के लिए जो मैगज़ीन यूज़ होता है वो भेजते हैं, तो चूँकि ये अमाउंट पहले वसूल हो चुका होता है तो ये इनकी अभी इनकम नहीं होती बल्कि लाइबिलिटी होती है। कस्टमर डिपॉजिट्स, अगर कस्टमर आपके पास यानी बैंक में जो कस्टमर का बैलेंस पड़ा होता है वो बैंक की आमदन नहीं होती बल्कि ये उनकी लाइबिलिटी होती है। इसी तरह बाज़ औक़ात बैंक्स ये कहते हैं कि अपने जो चार्जेस हैं वक्त से पहले काट लेते हैं अकाउंट में से, लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं जो रेकरिंग सर्विसेज के मुताबिक होते हैं, जैसे ही आप उनको फैसिलिटी देते हैं उसके मुताबिक ही अकाउंट काटे जाते हैं। तो बैंक के पास डिपॉजिट की सूरत में पड़े हुए जो पैसे हैं बैंक में, वो बैंक की आमदन नहीं होती बल्कि उनकी लाइबिलिटी होती है। अनअर्न्ड रेवेन्यूज़, एडजस्टिंग एंट्री इज़ मेड टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड। जब आप सर्विसेज दे देते हैं तो फिर आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करने की ज़रूरत होती है कि जिन अमाउंट्स को या जिन अकाउंट्स को आपने लाइबिलिटीज़ के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया होता है, चूँकि जब उनकी सर्विस दे देते हैं ड्यूरिंग द पीरियड एंड टू शो द लाइबिलिटी दैट रिमेन्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, तो हमें ये बताना होता है कि उस अमाउंट को जिसको हमने रिकॉर्ड कर लिया था उसके अगेंस्ट कितनी सर्विस दे दी है, जितनी आपने सर्विस मुहैया कर दी हो उतने का यानी प्रपोर्शनेट अमाउंट भी जो है वो आपकी लाइबिलिटी में डिडक्ट हो जाता है और इनकम में कन्वर्ट हो जाता है, और जितना अमाउंट माइनस हो जाएगा और बचने के बाद जो रिपोर्टिंग रिमेनिंग बैलेंस जो होता है उसको हम रिमेनिंग लाइबिलिटी के तौर पे अपने लाइबिलिटी अकाउंट में शो कर देते हैं। रिज़ल्ट इन डिक्रीज़ डेबिट टू अ लाइबिलिटी अकाउंट, और जब हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं तो लाइबिलिटी अकाउंट को हम चूँकि लाइबिलिटी में कमी वाक़ई हो जाती है तो हम लाइबिलिटी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और इंक्रीज़ यानी क्रेडिट टू अ रेवेन्यू अकाउंट, तो अपने रेवेन्यू अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो अगर हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनाना चाहें तो ये हो जाएगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। और जब इसका जो रिपोर्टिंग है इस प्रोसेस की अगर मैं यहाँ पे वजाहत करूँ, अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है इनिशियली तौर पे आपकी एक लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड होता है, यानी इसका जो बैलेंस है ऑलरेडी वो यहाँ पे लाइबिलिटी के तौर पे होता है। तो लाइबिलिटी में जब कमी वाक़ई होती है तो हम इसको क्रेडिट साइड पे एंटर करते हैं, डेबिट साइड पे एंटर करते हैं, और माइनस का साइन लाइबिलिटी में कमी को शो कर रहा है,
और इस तरह से अभी जो हमने एंट्री की वजाहत की कि अनअर्न्ड लाइबिलिटी या लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाती है, तो डेबिट अगर यहाँ पे ये हो गया, लाइबिलिटी में कमी आ गई है, लेकिन इसके अगेंस्ट आपकी रेवेन्यू यानी इनकम में इजाफा हो रहा है, तो ये असूल की बात है कि रेवेन्यूज़ या इनकम जब बढ़ती हैं तो आप उनको क्रेडिट करते हैं। तो रेवेन्यू अकाउंट की क्रेडिट साइड पे इस अमाउंट को जितना भी इस एंट्री के अंदर होगा हम एंटर करेंगे, और प्लस का साइन ये शो कर रहा है कि हमारे रेवेन्यूज़ यानी इनकम में इजाफा हो रहा है, और जबकि लाइबिलिटी अकाउंट की डेबिट साइड पे नेगेटिव का साइन ये शो कर रहा है कि हमारी जो लाइबिलिटीज़ उसमें कमी वाक़ई हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो स्टूडेंट अब हम इसकी थोड़ी सी एक दो आइटम्स लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, और स्टूडेंट की एक्सरसाइज के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि जब किसी अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट को एडजस्ट किया जाता है तो बिफोर एडजस्टमेंट उसकी क्या पोजीशन होती है और एडजस्टमेंट करने के बाद उसकी क्या पोजीशन होती है। तो इसको देखते हैं। याज़िकी एडवर्टाइजिंग रिसीव्ड 1200 पाउंड on October 2 from R Knox for advertising services expected to be completed, यानी ये एक्सपेक्टेड है कि वो 31 दिसंबर को जाके मुकम्मल होगी, और ये अमाउंट आपने 2 अक्टूबर को 1200 पाउंड का वसूल कर लिया है। क्योंकि अभी इसकी सर्विस जो है वो 31 अक्टूबर को जाके होगी, तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू शो अ बैलेंस ऑफ 1200 इन द अक्टूबर 31 ट्रायल बैलेंस, यानी 31 अक्टूबर का जो ट्रायल बैलेंस होगा उसके अंदर जो उसका अमाउंट शो हो रहा होगा वो 1200 पाउंड का शो हो रहा होगा। और अगर हमने ये जो सर्विसेज हैं यहाँ से जो डेट नज़र आ रही है 2 अक्टूबर को वसूल किए, तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इसका मतलब है कि ये 1200 का जो अमाउंट है, जो कि 1200 रुपये आपने वसूल किया है एक सर्विस के अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग सर्विसेज देनी है, तो ये 3 महीने का है। और जब आप 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पहुँचेंगे तो 1 महीना एक्सपायर हो चुका होगा, तो फिर हमें 3 महीने के अकाउंट में से अकाउंट बैलेंस में से 1 महीने की एडजस्टमेंट करना होगी। एनालिसिस रिवीज दैट, तो यहाँ तज्जिया करने से पता चला कंपनी परफॉर्म्ड 400 ऑफ सर्विस इन अक्टूबर, यानी 1200 का अमाउंट अगर 3 महीने के लिए था उसमें से 1 महीना अब गुजर चुका है, और अगर कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मंथली एडजस्ट कर रही हो तो फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि उस 3 महीने के अकाउंट में से अमाउंट में से जितना अमाउंट 1 महीने से रिलेट करता है उसको माइनस कर दें। तो अगर 1200 को 3 पे तकसीम करें तो मंथली जो आपका अमाउंट बनता है वो 400 बनता है। तो इसकी अब हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस 1200 के अमाउंट को हमने एक लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड किया हुआ था, तो लाइबिलिटी में अब कमी वाक़ई हो जाएगी। तो आपका इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू यानी कि लाइबिलिटी को हम डेबिट कर देंगे 400 से, और इसके अगेंस्ट हमारी 400 से आमदन बढ़ जाएगी। यानी जो अमाउंट हमने वक्त से पहले वसूल कर लिया था पहले वो हमारे लिए लाइबिलिटी था, लेकिन अब चूँकि हमने इसकी सर्विसेज मुहैया कर दी हैं, इतना वर्क परफॉर्म कर दिया है, तो वो लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और हमारी इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो हमें पहले ही पता चल गया कि द लाइबिलिटी अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू इज़ डिक्रीज्ड, लाइबिलिटी में 400 पाउंड की कमी हो गई है और रेवेन्यू जो है हमारा 400 पाउंड से बढ़ गया है। अगर हम इसका इक्वेशन एनालिसिस करें तो इक्वेशन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि एसेट की तरफ से कोई कमी वाक़ई नहीं हो रही, लेकिन लाइबिलिटीज़ और इक्विटी के अंदर आप देखें कि लाइबिलिटी में अगर आपकी 400 पाउंड की कमी वाक़ई हो रही है, यानी सर्विस रेवेन्यू की सूरत में आपकी लाइबिलिटी, आपकी जो ज़िम्मेदारी थी वो कम हो गई है, और जबकि 400 पाउंड में आपकी इक्विटी में इजाफा हो गया है। स्टूडेंट ये चीज़ याद रखने की है, कंपनी अगर किसी ख़ास पीरियड में कुछ कमाती है तो वो उसकी वर्थ में यानी इक्विटी में इजाफे का बायस बनता है, और अगर किसी पीरियड में कंपनी को लॉस होता है तो उतना ही अमाउंट उसकी इक्विटी में से माइनस हो जाता है। यहाँ पे चूँकि रेवेन्यू यानी इनकम बढ़ी है तो हमने इसको सर्विस रेवेन्यू के नेम से इक्विटी में प्लस कर दिया। अगर डेबिट क्रेडिट एनालिसिस करें तो जैसा कि पहले हमने बताया कि जब आपकी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो कम होती हैं तो उनको डेबिट किया जाता है, और आपकी इनकम जब बढ़ती हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं। तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री हो गई एडजस्टमेंट एंट्री अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू डेबिट, और इसके अगेंस्ट चूँकि हमारी आमदन बढ़ रही है तो सर्विस रेवेन्यू को हम क्रेडिट कर देंगे।
अगर इसको हम पोस्ट करें तो अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू और सर्विस रेवेन्यू के दो लेजर हमें ओपन करने पड़ेंगे। अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो इसके यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें, इसका ये जो लेजर बना हुआ है इसकी डेबिट साइड पे हमें इसे पोस्ट करना होगा। जबकि ऑलरेडी जो हमने अदा किया था ये 1200 पाउंड के साथ यहाँ पे मौजूद है, तो 1200 में से 400 डेबिट होके माइनस हो जाएगा और बैलेंसिंग फिगर आपके पास 800 पाउंड की बच जाएगी। इसी तरह सर्विस रेवेन्यू जो कि एक इनकम अकाउंट है यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो इस अकाउंट यानी लेजर की क्रेडिट साइड पे हमें इसको रिकॉर्ड करना होगा। ये जो 10,000 का अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है अमाउंट, ये ट्रायल बैलेंस से ओपनिंग बैलेंस के तौर पे लिया गया है और इसमें 400 का इजाफा हो रहा है। तो अगर हम इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना चाहें तो दोनों अमाउंट जो कि डेबिट हो रहे हैं प्लस हो जाएंगे, तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है जो कि रेवेन्यू का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है वो 10,400 होगा। अब हम स्टूडेंट इसी तरह अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ की अगर यहाँ पे इसकी समरी बयान करें तो इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ में हो सकती हैं। यानी इसमें अनअर्न्ड रेंट हो सकता है, मैगज़ीन सब्सक्रिप्शन हो सकती है, कस्टमर डिपॉजिट्स फॉर फ्यूचर सर्विसेज यानी कस्टमर से लिए हुए पैसे के जिसके अगेंस्ट आपने फ्यूचर में सर्विसेज मुहैया करनी हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 2, रीजंस फॉर एडजस्टमेंट। अब इन जो चीज़ों को जिनके नाम मैंने लिए हैं इनको एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। क्यों? अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ रिकॉर्डेड इन लाइबिलिटी, इनको पहले हम लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, आर नाउ रिकग्नाइज एज रेवेन्यू। जब इनका पीरियड ऑफ बेनिफिट या पीरियड ऑफ सर्विस मुकम्मल होता है तो वो लाइबिलिटी कम होकर इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अंदर कोई तब्दीली वाक़ई होती है, चाहे नेचर के एतबार से ही हो, तो हमें उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। अकाउंट्स बिफोर एडजस्टमेंट, यानी ये एडजस्टमेंट एंट्री से करने से पहले आपकी लाइबिलिटी जो होती है ये ओवर स्टेटेड होती है, यानी इसको ज़्यादा अकाउंट बैलेंस से शो किया हुआ होता है, जबकि रेवेन्यूज़ अभी रिकॉर्ड ही नहीं हुए होते तो उनके जो बैलेंसेज है वो अंडरस्टेट होते हैं। और जब हम इसके एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं लाइबिलिटीज़ को डेबिट कर देते हैं, यानी लाइबिलिटीज़ में कमी वाक़ई हो जाती है, यानी वो जो लाइबिलिटीज़ ओवर स्टेटेड थी वो एडजस्ट हो जाती हैं। और इसी तरह से रेवेन्यू अंडरस्टेटेड थे तो जब उनको क्रेडिट करेंगे, और रूल्स के तहत जब रेवेन्यूज़ को बढ़ाना मकसद होता है तो रेवेन्यूज़ को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट हो जाती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 एंट्रियाँ मैं आपको एक दे रहा हूँ, इसकी हम एडजस्टमेंट करने की, इन चारों का ताल्लुक डेफरल्स के साथ है, इनको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और साथ ही हमारी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हमारे लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट है जो जिसके अंदर हमने डेफरल आइटम्स को देखा उसकी वजाहत हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, यानी एक कंपनी है जिसका जो फाइनेंशियल डेटा मार्च 31, 2017 को दिया हुआ है। इंक्लूड दी सिलेक्टेड अकाउंट बिफोर एडजस्टिंग एंट्रीज आर प्रीपेयर्ड। तो यहाँ पे डेबिट पे 2 आइटम्स दी हुई हैं, क्रेडिट पे 2 दी हुई हैं। स्टूडेंट यहाँ पे ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इनका बैलेंस होना लाजमी शर्त नहीं है। और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एन एनालिसिस ऑफ द अकाउंट शोज़ द फॉलोइंग: इंश्योरेंस एक्सपायर एट द रेट ऑफ येन 100 पर मंथ, हमें 100 येन को एक्सपायर करने की ज़रूरत है इंश्योरेंस को। फिर सप्लाईज़ ऑन हैंड है, आखिर पे जाके पता चला कि आपके पास 800 येन की जो सप्लाईज़ हैं वो पड़ी हुई हैं, जबकि रिपोर्टेड हमारे पास सप्लाईज़ 250 की थी। इस तरह से द इक्विपमेंट डेप्रिसिएट 200 येन ए मंथ, यानी डेप्रिसिएशन जो है उसको हमें 200 येन से रिकॉर्ड करना होगा। और फोर्थ है 1/2 ऑफ द अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू वाज परफॉर्म्ड इन मार्च, यानी जितना भी अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू जो कि ऑलरेडी हमने 9200 से रिकॉर्ड किया हुआ है, इसमें से 1/2 यानी आधा जो है इसको हमें रेवेन्यू में कन्वर्ट करना होगा, यानी इतने के अगेंस्ट हमारी जो लायबिलिटी है उसमें कमी वाक़ई हो जाएगी। तो अब हम इसकी जब एंट्रियाँ पास करेंगे तो 1 पे 1 स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं। पहले हमारे पास आइटम है इंश्योरेंस एक्सपायर्स एट द रेट ऑफ येन 100 पर मंथ,
यानी माहाना जो इंश्योरेंस एक्सपायर होनी है वो 100 येन से होनी है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट को नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा इस तरफ आ गया, प्री पेड इंश्योरेंस 3600 से शो हो रही है, तो इसमें से 100 रुपये की कमी आ जाएगी। तो जब हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो एंट्री कुछ इसकी पहली यूँ होगी, इंश्योरेंस एक्सपेंस बढ़ जाएगा, जिसके अगेंस्ट प्री पेड इंश्योरेंस जो कि आपका एसेट है वो कम हो जाएगा यानी क्रेडिट हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री इसकी हो गई इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्री पेड इंश्योरेंस क्रेडिट। इसी तरह दूसरी एडजस्टमेंट हमारी सप्लाई से रेलेवेंट है। सप्लाईज़ ऑन हैंड टोटल 800, यानी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो सप्लाईज़ हैं वो 2800 से शो हो रही हैं, लेकिन पीरियड के एंड पे जब फिज़िकल काउंट किया तो पता चला ये तो 800 की हैं। 2800 से कम हो के 800 हो गई हैं, तो हमें 2000 रुपये के अमाउंट की एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो जब सप्लाईज़ हमारा एसेट होते हैं इसमें कमी वाक़ई होती तो ये क्रेडिट हो जाते हैं, इसके अगेंस्ट सप्लाईज़ एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी सप्लाईज़ एक्सपेंस डेबिट, सप्लाईज़ क्रेडिट। तीसरी एडजस्टमेंट थी हमारे पास, एसेट को डेप्रिसिएट करना था और पर मंथ डेप्रिसिएशन निकाल के इसमें दी हुई है 200 येन्स, जबकि एसेट की टोटल वैल्यू हमारे पास जो यहाँ पे 25,000 शो हो रही है। हमने तो सिर्फ चूँकि 1 महीने की एडजस्टमेंट करनी है, तो एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। यहाँ पे हमें एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट जिसकी वजाहत मैं पहले ही कर चुका हूँ, जिसको कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नेम दिया जाता है, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी यहाँ पर जो एंट्री होगी वो कुछ यूँ होगी, डेप्रिसिएशन एक खर्चे का नाम है, बढ़ते हैं तो डेबिट हो जाते हैं, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और इसके अगेंस्ट एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट यानी कि रिज़र्व होता है जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नेम देते हैं, वो क्रेडिट हो जाएगा। लास्ट एडजस्टमेंट जो कि हमें इस क्वेश्चन में दी हुई थी, 1/2 ऑफ द अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू वाज परफॉर्म्ड इन मार्च, यानी यहाँ पे जो ऑलरेडी लाइबिलिटी हमारी एग्जिस्ट कर रही है वो 9200 से है, तो इसका हाफ जो है इसकी हमने सर्विस मुहैया कर दी है, इसका पीरियड ऑफ बेनिफिट एक्सपायर हो गया है, तो आधी को हम रेवेन्यू में कन्वर्ट कर देंगे। चूँकि ये एक लाइबिलिटी अकाउंट है, लाइबिलिटीज़ जब कम होती हैं तो डेबिट होती हैं और इनकम जब बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं। तो हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू डेबिट और इसके अगेंस्ट सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट। ये 4600 का अमाउंट कैसे बना है, इस 9200 को जब 2 पे तकसीम कर देंगे, जैसा कि एडजस्टमेंट में कहा गया कि 1/2 जो है वो सर्विस रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास ये एंट्री ये पास हो गई। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ, दूसरे हिस्से के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह।